जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे कल की मूवी को। शुरू होती है महाभारत के युद्ध को दिखाते हुए, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, जहां हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए चचेरे भाइयों के दो ग्रुप कौरव और पांडवों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। पांडवों के जीत जाने के बाद आखिर में अश्वत्थामा अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। लेकिन ऐसा करने के लिए श्री कृष्ण अश्वत्थामा को सजा देने के लिए आते हैं। पहले तो अश्वत्थामा कहने लगते हैं कि आखिर तुम रुके क्यों हो, मार दो मुझे। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु कोई सजा नहीं है, समय आने पर पांडवों की भी मृत्यु हो जाएगी, इस युग का भी अंत हो जाएगा, मगर तुम जिंदा रहोगे और तुम मरने के लिए भीख मांगोगे, मगर मृत्यु तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी और यही है तुम्हारा श्राप। कलयुग आ रहा है और कल की भी आएगा। जब अधर्म चरम सीमा तक पहुंच जाएगा और धरती पर अंधकार फैल जाएगा, तो फिर मैं एक अवतार लूंगा और उस युग में जब कली मेरे जन्म को रोकने के लिए शक्तिशाली होगा, तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। जब यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी होगी और गंगा सूख गई होगी और जब तुम्हारे माथे पर लगा ये रत्न तुम्हें वापस ढूंढ लेगा, तब समझ जाना कि समय आ गया है। और ये कहकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सिर पर लगे शिव मणि को निकाल लेते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कैसे इंसान आपस में ही लड़ने लगते हैं, मारपीट करते हैं, आपस में जंग लड़ते हैं, इसमें लाखों की तादाद में लोग मरते हैं। नतीजा ये होता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 6000 साल के बाद पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही। इंसानी आबादी लगभग खत्म हो चुकी है। अब जितने भी लोग बचे हुए हैं वो काशी में रहते हैं और यही एकलौता शहर है जो पूरे दुनिया में बचा हुआ है, जहाँ पर सुप्रीम यास्केन राज करते हैं। खैर, इसके बाद हम एक उड़ने वाली गाड़ी को देखते हैं जो कि शंभाला शहर से आ रही होती है और वो लोग काशी जा रहे हैं। और उसमें एक लड़की होती है राया, जो लड़के के भेष में होती है, वो भी काशी जा रही है। एक लड़की को प्यास लगती है तो एक आदमी जिसका नाम रूमी होता है, वो उस बच्ची को पानी देता है। हालांकि ऐसे समय में कोई दूसरे के ऊपर पानी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि अब इस दुनिया में लगभग पानी भी खत्म हो चुकी है। इसलिए राया उस आदमी से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, यहाँ कोई भी फ्री में पानी नहीं देता। तो रूमी कहता है कि तुम वहाँ जो स्टार देख रहे हो वो 3 दिन पहले ही दिखा है और इससे पहले 6000 साल पहले दिखा था। और वो राया से पूछता है कि आखिर तुम दोनों भाई बहन कहाँ जा रहे हो। तो राया कहती है दिखता नहीं है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। तो रूमी बस हंसता है और तभी आखिर में वो लोग काशी पहुँच जाते हैं, जहाँ सुप्रीम यास्किन का राज है और उनकी उम्र तकरीबन 200 साल है। वो शहर के बीच में खड़े एक उल्टे पिरामिड के ऊपर रहते हैं। राया ऊपर देखकर पूछ रही होती है कि आखिर ऊपर रहता कौन है। रूमी बताता है कि ऊपर हर सुख सुविधा मौजूद है। इस कॉम्प्लेक्स का भगवान है 200 साल का राक्षस सुप्रीम यास्किन। इसके बाद वहाँ पर कुछ रेडर्स को देखते हैं जो एक आदमी को पकड़ लेते हैं, जिसके पास एक भगवान की मूर्ति मिलती है। तो वो कहता है कि लोग कहते हैं ये मूर्ति काशी के रक्षक की है। जिसके बाद वो सारे रेडर्स चले जाते हैं उन लोगों के पास जो अभी अभी काशी पहुंचे हैं और सारी लड़कियों को वो लोग अलग कर देते हैं और उनकी चेकिंग करने के बाद पता किया जाता है कि उनमें से कौन फर्टाइल है। एक लड़की को पकड़ लिया जाता है जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स में एक्सपेरिमेंट होगा। राया छुप जाती है क्योंकि वो पकड़ी नहीं जाना चाहती, क्योंकि असली में वो लड़की ही तो है। फिर रूमी उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए बाहर चला जाता है और काशी शहर में छुपे हुए विद्रोहियों से मिलता है। वो रूमी से कहने लगते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, शंभाला में सभी आपको ढूंढ रहे होंगे। मगर रूमी मरियम से बात करता है जो शंभाला में रहती है। तो वो रूमी से कहने लगती है वापस लौटाओ, लेकिन रूमी उससे कहता है कि माँ आने वाली है। यहाँ माँ का मतलब है जिसके गर्भ में विष्णु का 10वां अवतार कल की जन्म लेगा। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की दिव्या को लाया जाता है जो भी प्रेग्नेंट है और रूमी एक दिया निकालते हैं और ये दिया तभी रोशन होगा जब भगवान को जन्म देने वाली माँ उनके सामने होगी। लेकिन वो दिया नहीं जलता, मतलब कि दिव्या वो औरत नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी तक वो समय नहीं आया। कि इतने में वहाँ पर रेडर्स पहुँच जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स के लिए काम करते हैं और वो उन विद्रोहियों पर हमला करते हैं, मगर किसी तरह वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। राया को शिव मणि मिल जाती है जो रूमी के ही पास था। आखिर में दिव्या और रूमी को कॉम्प्लेक्स के सामने लाया जाता है और कॉम्प्लेक्स का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक शेर कूदकर बाहर निकल जाता है। लेकिन कमांडर मानस उस शेर को कंट्रोल करता है और पीछे ही खड़े रहने को बोलता है। कमांडर मानस सुप्रीम यास्किन के लिए काम करता है और वो दिव्या को देखकर कहने लगता है कि तू एक फर्टाइल लड़की इतने दिन से कहाँ छुपी हुई थी। वो अपने लोगों से कहता है इसे लैब लेकर जाओ। प्रेग्नेंट औरत के अंदर से एक लिक्विड निकाला जाता है और बच्चे को गिरा दिया जाता है और उसी लिक्विड की जरूरत सुप्रीम यास्किन को होती है और उसी लिक्विड के वजह से ही तो वो 200 साल के हैं। खैर, मरियम से वो बात करता है और कहने लगता है कि मुझे संभाला जाने का रास्ता बता दो, तो इस लड़की को मैं तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। कि तभी मानस अपना जूठा सेब लोगों के भीड़ के बीच फेंक देता है और लोग जंगली जानवर की तरह उस खाए हुए सेब के पीछे पड़ जाते हैं। मरियम कहती है कि ये जंग तुम जैसे लोगों को खत्म करने के लिए हम लड़ रहे हैं, कल के लिए। तभी कमांडर मानस अपना बंदूक दिव्या के पेट के तरफ कर लेता है और कहता है जब बच्चा ही नहीं होगा तो कल कैसे होगा। वो रूमी से पूछता है संभाला का रास्ता बता दे और मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। मगर दिव्या कहती है मत बताना, क्योंकि बताने के बाद भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये बच्चा कभी पैदा नहीं होगा और मैं अपने बच्चे को ऐसे दुनिया में पैदा नहीं करना चाहती। मानस दिव्या को गोली मार देता है और वो रूमी से कहती है
कि मैं यही चाहती हूँ कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए। और ये कहकर दिव्या मर जाती है। कमांडर मानस सभी से कहते हैं कि तुम लोगों का एक ही भगवान है, सुप्रीम यास्किन। मगर रूमी कहने लगता है कि भगवान वो हैं जो आने वाले हैं, दशा अवतार के आखिरी अवतार। कितना कहते ही मानस उसे भी गोली मार देता है। फिर वो कुछ छुपे हुए लोगों को देखता है और अपने बाउंटी हंटर से कहता है जाकर उनको पकड़ के लाओ, जो पकड़ेगा उसे 5000 यूनिट्स मिलेंगे। मरियम रूमी को मरते हुए देखती है और संभाला में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, ट्री ऑफ लाइफ, जिसे पवित्र पेड़ भी कहते हैं, जो सूख चुका था। जिस पर जब एक बच्चा पूछता है कि ये पेड़ मर गया है क्या, तो मरियम कहती है ये मरा नहीं है, बस रोशनी वापस आने की उम्मीद में है। दूसरी तरफ बाउंटी हंटर उन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं और वो विद्रोही आखिर में पकड़ा जाता है। लेकिन वहाँ पर एक गाड़ी होती है जो काफी एडवांस्ड है और उसका नाम है बुज्जी, जो उस बाउंटी को स्कैन करती है और कहती है इसके लिए 5000 यूनिट्स मिलेंगे। और वो बाउंटी हंटर से कहती है कि ये बाउंटी हमारा है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो बाउंटी हंटर्स बुज्जी पर गोली चलाने लगते हैं। आखिर में उनके सामने भैरवा आता है, जो भी एक बाउंटी हंटर है, और 5000 यूनिट्स कमाने के लिए भैरवा उनसे लड़ता है और उन्हें मार गिराता है। और एक बाउंटी हंटर के पास से उसे भगवान की मूर्ति मिलती है कि तभी वहाँ पर वही बुढ़ा आदमी आ जाता है, जिसकी असली में वो मूर्ति थी। वो भैरवा से कहता है कि ये काल भैरव की मूर्ति है और एक ऐसा समय था जब ये काशी की रक्षा करते थे, अब काशी की रक्षा तुम्हें करनी होगी। लेकिन वहाँ पर एक बुढ़ी औरत आती है और भैरवा से कहने लगती है कि ये नालायक हमारी रक्षा करेगा, ये यहाँ से चला जाए तो ही हमें शांति मिलेगी। इसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं और उनमें से एक लड़की होती है सम 80। अंदर लड़कियों का ऐसे ही नाम होता है। उन्हें यहाँ कॉम्प्लेक्स में एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है और जैसा कि हमने पहले देखा था, फर्टाइल लड़कियों को पकड़ के कॉम्प्लेक्स में लाया जाता है। खैर, हर दिन उनके हाथ पर जो साइन बना हुआ था उसे स्कैन करने के बाद उन्हें खाना मिलता है और उसके बाद वो लोग प्रेग्नेंट लड़कियों की भी मदद करते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट होने वाला था। मगर एक दिन सम 80 एक लड़की के प्लेट में से सेब उठा लेती है, लेकिन उसे एक गार्ड मिलता है जो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तुझे काफी दुख हुआ है ना कि तू पॉजिटिव नहीं है और तुझे बाकी प्रेग्नेंट लड़कियों की तरह अच्छा खाना नहीं मिलता। वो उसके हाथ से सेब ले लेता है और खाकर उसे दे देता है। कहता है कि पॉजिटिव नहीं, कम से कम स्मार्ट तो बनो। कमांडर मानस लैब में आते हैं और साइंटिस्ट से मिलते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आप सुप्रीम यास्किन के ख्वाहिश को कब पूरा करेंगे। साइंटिस्ट कमांडर को प्रेग्नेंट लड़कियां दिखाता है और कहता है कि जो फॉर्मूला सुप्रीम चाहते हैं वो ह्यूमन डीएनए से भी परे है। इस फॉर्मूला से लड़की को प्रेग्नेंट किया जाता है, मतलब कि इसे सीडिंग कहते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला इतना स्ट्रांग होता है कि लड़कियां इनफर्टाइल भी हो सकती हैं। जो भी लड़कियां प्रेग्नेंट होती है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकती। मगर कमांडर मानस उस पर चिल्लाता है कि सुप्रीम को वो सीरम चाहिए जो उन लड़कियों से निकलता है जो प्रेग्नेंट होती हैं और जिनमें फॉर्मूला को सहने की शक्ति होती है। और आज ही सुप्रीम को वो सीरम चाहिए था, इसलिए कमांडर उससे कहता है हमारे पास समय नहीं है, लड़की के अंदर से उस सीरम को एक्सट्रैक्ट करो। जिसके बाद एक लड़की को लाया जाता है और उस लड़की के पेट पे लगे डिवाइस से एक पाइप को कनेक्ट किया जाता है जिससे कि उसके अंदर से वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन वो लड़की छटपटाने लगती है और मर जाती है। ये देखकर सम 80 हैरान हो गई थी और उसके बाद ही उस मरी हुई लड़की को जलते हुए चेंबर में फेंक दिया जाता है, जैसा कि बाकी इनफर्टाइल लड़कियों के साथ किया जाता है। खैर, साइंटिस्ट कमांडर से पूछने लगते हैं कि हमें जानना जरूरी है कि आखिर सुप्रीम यास्किन चाहते क्या हैं, ये प्रोजेक्ट के है क्या। लेकिन कमांडर मानस उससे कहते हैं तुम्हें जितना पता है तुम्हें बस उतना ही पता होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। साइंटिस्ट कहने लगते हैं मुझे उनके पास लेकर चलिए, मुझे जानना है कि उन्हें चाहिए क्या। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम यास्किन से मिलने के लिए और उनके कमरे के बाहर काउंसलर बानी खड़ा होता है जो भी सुप्रीम के लिए काम करता है। एक बड़ा सा स्टैचू उन्हें उड़ते हुए बिल्डिंग के पास लेकर जाता है जहां सुप्रीम अकेले रहते हैं। वो तीनों ही सुप्रीम के सामने बिल्कुल डरे हुए रहते हैं और सुप्रीम यास्किन के शरीर पर कई सारे पाइप्स लगे हुए थे और वो मेडिटेशन पर होते हैं। उनके आसपास 5-6 बॉल्स घूम रहे थे और उनमें से एक बॉल सामने आकर मानस से सीरम लेकर चला जाता है और जैसे वो सीरम सुप्रीम के अंदर फैलने लगता है, सुप्रीम अचानक से होश में आ जाते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि अचानक सुप्रीम यास्किन को क्या हो गया, मगर सुप्रीम को कुछ भी नहीं हुआ था। वो उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि बहुत समय के बाद किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। वो साइंटिस्ट को गले से पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सीरम देकर उसी ने सुप्रीम को मारने की कोशिश की। साइंटिस्ट कहता है मैं तो सिर्फ दुनिया को बचाना चाहता था। सुप्रीम अपने आंख से निकले हुए आंसू को साइंटिस्ट के मुंह में डाल देता है और कहता है कि तुम्हें जानना था ना कि इस सीरम में ऐसा क्या है। साइंटिस्ट छटपटाने लगता है और सुप्रीम उसे कहता है डरो मत, नया युग आने वाला है। साइंटिस्ट मर जाता है और सुप्रीम कमांडर और काउंसलर दोनों से कहते हैं कि जो औरत इस सीरम को 150 दिन से ज्यादा तक सहन कर पाए उस लड़की को ढूंढो। फिर हम सम 80 को देखते हैं जिसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात लैब के लोगों से छुपा के रखी है। मगर एक लड़की होती है जो ये सब देख लेती है। अचानक से सायरन बजने लगता है। वो लड़की पूछती है कितने महीने हुए। सम 80 कहती है 5 महीने, मतलब तकरीबन 150 दिन। मगर अब तक ये पॉसिबल ही नहीं था
क्योंकि कोई भी लड़की 3 महीने से ज्यादा सीड को कैरी नहीं कर पाती। और कॉम्प्लेक्स को पता चला तो वो इस बच्चे को मार देंगे और एक ना एक दिन उन सभी को पता चल ही जाएगा। मगर वो इस बच्चे को बचा के रखना चाहती थी क्योंकि वो अपनी माँ को नहीं जानती और उसके पिता ने बचपन में ही उसे कॉम्प्लेक्स को भेज दिया था। उसका अपना इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन अब है और वो इस बच्चे को बचा के रखना चाहती है। वो लड़की उसे कहती है ये बच्चा तुझे लैब एक्सपेरिमेंट से मिला है, इसका कोई बाप नहीं है। मगर सामेटी कहती है एक माँ तो है। खैर अब इसके बाद हम फिर से भैरवा को देखते हैं जो अपने बाउंटी को पकड़ के ले जा रहा था और उसका बाउंटी कह रहा होता है उसे छोड़ देने के लिए। वो भैरवा की बहुत तारीफ करता है, कहता है कि वो उसके फाइटिंग स्किल से बहुत इंप्रेस हुआ, मगर फिर भी भैरवा उसे नहीं छोड़ता। अब वो खाने के लिए चिंटू नाम के आदमी के दुकान पे रुकता है, लेकिन चिंटू उसे बंदूक दिखाकर अपना यूनिट मांगता है जो कि भैरवा पर उधार था। मगर भैरवा कहने लगता है कि जब वो कॉम्प्लेक्स जाएगा तो वो सारा यूनिट चुका देगा, मगर चिंटू नहीं मानता। तभी कॉम्प्लेक्स से एक नया नया कुछ आता है जिसे देखकर भैरवा कहने लगता है कि उसे वो चाहिए। चिंटू कहता है वो नहीं देगा, अगर चाहिए तो 5000 यूनिट्स लगेंगे। भैरवा दे देता है और देखते हैं कि उसमें एक अंडा था जिसे उन लोगों ने बहुत समय से नहीं देखा। और इस तरह यूनिट्स बर्बाद करता देख बुज्जी भैरवा को बहुत सुनाती है कि इस तरीके से अगर हम लोग पैसे खर्च करते रहेंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसे जाएंगे। बाउंटी बुज्जी से पूछता है कि आखिर तुम हो क्या, तो वो बताती है कि वो पहले कभी कॉम्प्लेक्स के जहाज को पायलट किया करती थी, लेकिन भैरवा ने बुज्जी को उठाकर दोबारा से बनाया। खैर जो बाउंटी है वो असली में विद्रोही है और वो भैरवा से कहता है हमारे साइड आकर लड़ो, हर बार यूनिट्स कमाना ही सब कुछ नहीं होता। मगर भैरवा कहता है यहाँ सिर्फ एक साइड है और वो है खुद का। वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो युद्ध के समय अनाथ हो गया था और एक कैप्टन ने उसकी जान बचाई थी। कैप्टन ने भैरवा को सिखाया लड़ना और जीतना और इस दुनिया का सामना करना। कैप्टन को जुआ खेलने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन वो बहुत बड़ी रकम हार गया और यूनिट चुकाने के लिए वो भैरवा को दांव पे लगा देता है ताकि भैरवा को बेचकर वो कॉम्प्लेक्स जा पाए। लेकिन भैरवा ने कैप्टन को ही बेच दिया था, इसीलिए कैप्टन को ही पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैप्टन अपने बेटे पर गुस्सा नहीं था और कहता है तूने जो किया सही किया और खुद को कभी बदलना मत। तभी बुज्जी बताती है कि उनके घर में कोई घुस आया है। इसके बाद हम मिलते हैं राजन से जो भैरवा का मकान मालिक है और उसके घर में कुछ लोग घुस आते हैं क्योंकि वो भैरवा से यूनिट लेने के लिए आए थे जो भैरवा के ऊपर उधार है। भैरवा वहाँ पर पहुँच जाता है और वो रोनी नाम के आदमी से कहता है यूनिट्स मिलते ही मैं तुझे सबसे पहले तेरे 10,000 यूनिट्स दे दूंगा। लेकिन वहाँ पर लियोन नाम का आदमी आता है और वो भी अपना 20,000 यूनिट्स मांगता है जो अभी भैरवा के पास तो है नहीं, और कहता है कि वो बुज्जी को ले जाएगा। राजन कहता है हाँ इस गाड़ी को लेकर जाओ। मगर तभी वहाँ पर रॉक्सी नाम की लड़की आती है और वो लियोन को उठाकर पटक देती है क्योंकि वो उसे फ्लर्ट कर रहा था। खैर अब सभी लोग चले जाते हैं और वो भैरवा को पकड़ लेती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है, लेकिन भैरवा उसे कभी मिलता ही नहीं। भैरवा कहने लगता है कि वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है जहाँ जाना उसका सपना है। रॉक्सी उसे कहती है पहले मुझे आई लव यू बोलो, जो वो कह देता है। रॉक्सी उसे कहती है तुमसे बस इतना ही हो पाएगा। खैर कल सुबह 9 बजे मिलना। लैब में सारी लड़कियों से साइंटिस्ट कह रहे होते हैं कि उन सभी के ऊपर दोबारा से टेस्ट होगा देखने के लिए कि अभी भी उनके फर्टाइल होने की उम्मीद है या नहीं। सुबह के समय भैरवा रॉक्सी और बाकी सारे वर्कर्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं और भैरवा को सिर्फ 60 मिनट के लिए अंदर जाने दिया जाएगा। वो बहुत एक्साइटेड था और अंदर के नज़ारों को देखकर वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, उसे तो होश उड़ गए थे और वो बस देखते ही रहता है। इसके बाद में वो सभी वर्कर्स वहाँ के जनरेटर रूम में आते हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी यहीं से बनती है जो कि पृथ्वी से खींच कर बनाई जाती है। लेकिन भैरवा को तो काम करने में इंटरेस्ट था ही नहीं। वो रॉक्सी को लेकर निकल जाता है कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए। वो कहने लगती है कहीं उसकी जॉब न चली जाए। जब उनका लिफ्ट खुलता है तो वहाँ एक जंगल में वो पहुँच जाते हैं और इतनी हरियाली एक साथ उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो लोग घुड़सवारी करने के लिए निकल जाते हैं, मगर कैमरे के जरिए उन पर नजर रखा जाता है, इसलिए वो लोग छुपते छुपाते इधर उधर भागते रहते हैं। उन्हें वहाँ पर पानी दिखता है और भैरवा बस मुस्कुराते हुए वहीं बैठ जाता है क्योंकि उसे तो ये सब कोई सपना से कम नहीं लग रहा था। फिर वो लोग तैयार होकर पहुँच जाते हैं एक पार्टी में जहाँ वो लोग नाचने झूमने डांस करने लगते हैं और दूसरों को भी अपने साथ डांस करवाते हैं, जिससे कि गार्ड्स भैरवा को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन काउंसलर बानी को जमीन के अंदर दफन गांडीव मिलता है और उन्हें लगता है कुछ तो अजीब हो रहा है। गार्ड समेटी के साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है जिससे वो गिर जाती है और वो उसका पेट देख लेता है। फिर वहाँ पर वो लड़की आती है और समेटी उसे कहती है मेरी मदद करो, लेकिन वो लड़की तो उस गार्ड के साथ ही मिली हुई थी। आखिर में राया खाने की तलाश में बाहर निकलती है, लेकिन रेडर्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाते हुए एक मंदिर के अंदर घुस जाती है और वहीं छुप जाती है, लेकिन एक रोबोट उसे पकड़ लेता है और उसी मंदिर में अश्वत्थामा भी होते हैं और वो अपने श्राप के वजह से अभी तक वहीं फंसे हुए हैं और वो उस लड़की को बचाने के लिए उस रोबोट को मार देते हैं। समेटी को एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार किया जाता है और राया पानी पीने के बाद अश्वत्थामा से बात करने लगती है और पूछती है आपका नाम क्या है, आपने क्या जबरदस्त फाइट किया, आप बाहर कितने लोगों को बचा सकते हो। लेकिन अश्वत्थामा कहते हैं
कि मुझे फिलहाल सिर्फ एक को बचाना है। फिर जैसे ही सम 80 को मशीन से कनेक्ट किया जाता है, अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है। काउंसलर बानी भी चौंक गए थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर वो धनुष को देखने लगते हैं और जैसे ही वो गांडीव को छूने वाले थे, वो छू भी नहीं पाता और पीछे की तरफ गिर जाता है। कमांडर मानस देखता है कि चेंबर के अंदर लड़की तो थी ही नहीं और सिर्फ एक बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट हुआ था। सम 80 को बर्निंग चेंबर में गिरा दिया गया था, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेती है और वहाँ उसे बचाने के लिए वही लड़की आती है जो पहले गार्ड्स का साथ दे रही थी। और वो कहती है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो कहती है मेरे लोग तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहे होंगे, मतलब कि वो भी एक रेबल है, विद्रोही। वो कहती है वो 2 साल से लैब में जासूस का काम कर रही है। भैरवा बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास रोबोट वाला तोता था, जो 50 यूनिट्स के बदले में भैरवा का फ्यूचर बताता है। और तोता ऐसा कार्ड दिखाता है जो उस आदमी ने पहले कभी देखा ही नहीं था और वो भैरवा से कहता है तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब उसने कार्ड देखा नहीं तो ये कैसे पता। खैर, वो रेबल लड़की सम 80 को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है और खुद गार्ड्स को रोकने के लिए पीछे रह जाती है। सम 80 बाहर निकलती है और वो बाहर जाने का रास्ता देख लेती है। जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाती है, सामने आग निकलने लगती है और ये सब कुछ जैसे अश्वत्थामा को महसूस होने लगता है। वो शिवलिंग के पास पानी देखते हैं और उन्हें राया के पास से उनकी मणि मिल जाती है और कहने लगते हैं ये तो मेरी शिव मणि है, मतलब कि अब उस माँ को ढूंढने का समय आ गया है। वो शिव मणि को अपने सिर पर लगा लेते हैं। दूसरी तरफ सम 80 आंखें बंद करके आगे बढ़ने लगती है और आग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। भैरवा जिस दुकान के सामने था वहाँ पर एक बिजली गिरती है। राया उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन? तो वो कहते हैं गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। बिजली गिरने के वजह से एक बड़ा सा चक्र गिरने वाला था, लेकिन भैरवा उस चक्र को रोक लेता है और उस चक्र के उल्टे ही तरफ भगवान की मूर्ति थी और लोग कहने लगते हैं हमारा रक्षक लौट आया है, काशी में भगवान लौट आए। कमांडर मानस को पता चलता है कि वो लड़की लैब से भाग निकली है। काउंसलर बानी कमांडर से मिलते हैं और पूछते हैं कि कुछ अजीब हादसा हुआ क्या। सामने धनुष को देखकर कमांडर पूछता है कि ये आखिर क्या है। काउंसलर बानी उसे कहते हैं ये गांडीव है, इसे ब्रह्मा जी ने खुद बनाया था, अगर कोई भी इसे चलाना सीख जाए तो वह भगवान जितना ताकतवर होगा। कमांडर जैसे उस धनुष को छूने वाले थे, बानी उसे रोक लेता है क्योंकि जो भी उसे छूता है वो खाक बन जाता है। कल रात से कोई भी इसे छू नहीं पाया, कोई नई पावर जाग रही है। इसके बाद हम सम 80 को देखते हैं जिसे कुछ रेबल्स बचा लेते हैं। उनका नाम होता है वीरन, अज्जू और कायरा। वीरन उस लड़की से पूछता है कि आखिर हमारे साथी ने तुम्हें क्यों बचाया, लैब में क्या होता है, लेकिन वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता। कायरा आकर उसे बात करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब तुम और तुम्हारा बच्चा सेफ हैं, हम तुम्हें संभाला लेकर जा रहे हैं। और वो उसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है हमारे नाम नहीं होते। कायरा उसका हाथ देखती है जिसमें सम 80 लिखा होता है, तो कायरा उससे सुमति कहती है और बताने लगती है कि अज्जू उसका पार्टनर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। मगर सुमति पूछती है ये शादी क्या होती है। कायरा बताने लगती है शादी करने के बाद वो लोग एक साथ रहेंगे, उनका एक घर होगा, उनके बच्चे होंगे। पता है बहुत सिली साउंड करता है, मगर सुमति कहती है नहीं, अच्छा लग रहा है सुनकर। इसके बाद कुछ रेडर्स उनके गाड़ी को रोक लेते हैं और वो लोग उसी लड़की के बारे में पूछ रहे थे जो लैब से भाग गई है। मगर वीरन किसी तरह बात को छुपाने लगता है और कहता है कि हम तो यहाँ कुछ सामान बेचने के लिए आए थे, हम लोग तो कबाड़ी वाले हैं। वो लोग पीछे गाड़ी को चेक करते हैं मगर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो बस एक होलोग्राम था जिसके पीछे कायरा और सुमति छुपे हुए थे। फिर वो लोग भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ भैरवा कॉम्प्लेक्स जाने का सपना देख रहा होता है, लेकिन उसका मकान मालिक राजन कहता है कि तू कॉम्प्लेक्स भी चला जाएगा लेकिन मेरे पैसे तू नहीं देगा। भैरवा कहता है बस एक और बाउंटी और मैं सीधा कॉम्प्लेक्स में चला जाऊंगा। कि तभी उसे एक बाउंटी के बारे में पता चलता है जिसको उसे पकड़ना है और ये कोई और नहीं बल्कि सुमति है। दूसरी तरफ रेबल्स सुमति को बंदूक दे देते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए और कायरा अपने गाड़ी से निकल पड़ती है रेडर से लड़ने के लिए। एक रेडर अज्जू को घायल कर देता है और गाड़ी के अंदर घुस जाता है। सुमति बंदूक को उस पर तान देती है मगर उसे चलाने की हिम्मत नहीं होती। फिर कायरा अंदर आती है लड़ने के लिए। आखिर में वो किसी तरह उस बाउंटी हंटर को बाहर गिरा देती है, लेकिन वो हंटर कायरा का पैर पकड़ लेता है और इसीलिए वो सुमति और अज्जू से कहती है उसे छोड़ देने के लिए। कायरा अपना खुद हाथ छुड़ाकर उससे अलग हो जाती है और बाउंटी हंटर के गाड़ी से टकरा जाती है जिससे कि गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कायरा और वो हंटर दोनों मारे जाते हैं। सुमति को पकड़ने के लिए बहुत सारे बाउंटी हंटर्स पीछे ही पड़ जाते हैं क्योंकि उस लड़की को पकड़ने पर उन्हें अच्छे खासे यूनिट्स मिलेंगे। भैरवा को रोकने के लिए उसके पीछे एक बाउंटी हंटर पड़ जाता है, लेकिन भैरवा फुल स्पीड में वहां से निकल पड़ता है और फिलहाल के लिए उसकी जान बच जाती है। लेकिन गाड़ी को तेज भगाने के चक्कर में उसकी गाड़ी में कुछ फॉल्ट आ जाता है जिससे कि उसकी गाड़ी पलट जाती है मगर चल रही होती है। आखिर में वीरन और अज्जू को कई सारे बाउंटी हंटर्स घेर लेते हैं और वो अज्जू को गोली मार देते हैं और वो बस सुमति को ले जाना चाहते थे कि तभी वहाँ पर राया आती है और सारे बदमाशों से कहती है
कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। भगवान की माँ को महसूस करते हुए अश्वत्थामा वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो यही हैं। पहले तो वो सारे गुंडे अश्वत्थामा को एक बूढ़ा आदमी समझकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा पर उन खिलौनों का कोई असर नहीं होता। वो आराम से उन्हें अपने रास्ते से हटाने लगते हैं। गाड़ी के अंदर राया सुमति से मिलती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल मत डरो, मेरे टीचर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अश्वत्थामा जैसे ही सुमति को देखते हैं वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं और कहते हैं माँ, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। बहुत सारे बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं और बुज्जी भैरवा को बताती है कोई तो है जो सारे बाउंटी हंटर्स को मार रहा है। जब भैरवा और अश्वत्थामा आमने सामने आते हैं तो वो अश्वत्थामा को भटकाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। फिर आखिर में भैरवा अश्वत्थामा के हाथों को ट्रैप में फंसा देता है, मगर वो भी अश्वत्थामा के शक्तियों के सामने फीका पड़ जाता है। फिर दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और अश्वत्थामा जैसे ही भैरवा पर आखिरी प्रहार करने वाले थे, बुज्जी भैरवा को बचाने के लिए आ जाती है और वो अश्वत्थामा को रास्ते से हटा देती है, मगर वो बुज्जी का एक पहिया उखाड़ लेते हैं और भैरवा लाख कोशिश करता है लेकिन वो अश्वत्थामा को नहीं मार पाता। दूसरी तरफ काउंसलर बानी पूछ रहा होता है कि उस लड़की से जो सीरम एक्सट्रैक्ट किया गया वो कहाँ है। कमांडर मानस कहता है सिर्फ एक ड्रॉप मिला है, बस सुप्रीम यास्किन को ये बात मत बताइएगा। वो लड़की लगभग पकड़ी गई थी, मगर कोई 8 फीट का बूढ़ा आदमी आया था और उसे बचा के ले गया और उसके माथे में लाइट जैसा कुछ लगा हुआ था। काउंसलर बानी समझ जाता है कि वो अश्वत्थामा है और वो बताता है कि उनका जन्म इस युग में नहीं हुआ था। भगवान जब धरती पर रहते थे तब इस धनुष का जन्म हुआ था, लेकिन भगवान जब चले गए तो इस धनुष से शक्ति भी खत्म हो गई और अब वो शक्ति वापस आ गई है। मतलब कि भगवान आने वाले हैं और उस लड़की के गर्भ में पल रहे हैं। लेकिन मानस को ये सब कुछ कहानी लगती है जो उसने कई सालों से सुना है। बानी उसे नक्षत्र के बारे में बताते हैं जो 6000 साल में एक बार नजर आता है। कुछ दिन में सारे ग्रह अलाइन होंगे और ग्रहण लगेगा और वो होगा 6000 साल का सबसे डार्केस्ट डे। बानी कहता है कि हमें उस बच्चे के जन्म को रोकना होगा वरना सुप्रीम की जान खतरे में है। आखिर में वीरन सभी को लेकर संभाला पहुंच जाता है जो दुनिया से छुपा हुआ एक शहर है वकांडा की तरह। वहाँ वो लोग अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हीं लोगों पर हमला कर रहा था, मगर वीरन रिक्वेस्ट करता है कि ये सभी हमारे ही साथी हैं। वो अपने लोगों को बताता है कि ये कहाँ से आए हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारे दुश्मन तो नहीं है। अश्वत्थामा अपना हाथ नीचे रखते हैं और सुमति उसी के सहारे गाड़ी से नीचे उतरती है। शंभाला में कोई भी सुमति को रहने की इजाजत नहीं देता, मगर अश्वत्थामा कहते हैं अगर कुछ हुआ तो मैं इसे बचाऊंगा। फिर सुमति से मिलने के लिए वहाँ मरियम आती है और अपने लोगों को आदेश देती है शंभाला को बता दो कि माँ आ गई है। मगर कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं था और उन्हें सबूत चाहिए था कि इस औरत के पेट में पल रहा बच्चा सच में भगवान है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरी बार पता नहीं बारिश कब हुई होगी और इसके बाद सभी को विश्वास हो ही जाता है कि सुमति के अंदर पल रहा बच्चा भगवान है। और वो लोग सुमति को पवित्र पेड़ के पास लेकर आते हैं और मरियम उसे कहती है कि हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, बताइए आपको क्या चाहिए। सुमति कहती है मुझे भूख लगी है। वो सुमति को पवित्र पेड़ के नीचे लेकर आती है जहाँ उनका मंदिर है। वहाँ स्वच्छ पानी भी है। मरियम उसे खाने के लिए खाना देती है और ये देखने के बाद कि भैरवा ने कई सारे बाउंटी हंटर्स को मार डाला है, कॉम्प्लेक्स के तरफ से उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना टूट गया। वो वापस अपने घर आ जाता है और अपने बाउंटी से कहता है अब तो जा सकता है। मकान मालिक पूछता है तू इतना अच्छा कब से बन गया रे। विद्रोही लड़का भैरव से कहता है आप हमारे साथ शंभाला चलिए, वहाँ आपकी जरूरत होगी। लेकिन भैरवा मना करता है। रेडर्स मानस को बता रहे होते हैं कि वो लोग लड़की को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन देखते हैं कि भैरवा खुद को सरेंडर कर चुका था और वो मानव से कहता है कि जब तक वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ है तुम लोग उसका कुछ नहीं कर पाओगे। मानस उसे कहता है कि अगर तू उस लड़की को यहाँ लेकर आएगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे खुद कॉम्प्लेक्स ले जाऊंगा। रात के समय शंभाला में पवित्र पेड़ के सामने एक पूजा हो रही होती है और राया अश्वत्थामा से कहती है कि अब इस डंडे को छोड़ दो, शंभाला से कोई अच्छा सा हथियार ले लो। मगर अश्वत्थामा कहते हैं ये कोई आम डंडा नहीं है, ये पुराने युद्ध का अस्त्र है। फिर वो लड़की बहुत सारे सवाल पूछने लगती है कि आपका युद्ध कैसा था, जैसा भी हो आप तो नहीं हारे होंगे। लेकिन अश्वत्थामा कहते हैं मैं हार गया था। और हम कुरुक्षेत्र युद्ध में देखते हैं कि अश्वत्थामा पर अर्जुन अपने गांडीव से बाण चलाकर उस पर हमला करता है। तो लड़की कहती है इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन आपसे ज्यादा ताकतवर है। मगर अश्वत्थामा कहते हैं नहीं, एक और था जो ताकतवर था और वो मेरा दोस्त था, उसका नाम था कर्ण और ये अस्त्र उन्हीं का है, अर्जुन के गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली। और अब वो नहीं रहे तो यह अस्त्र भी नहीं रहा, अब ये तो किसी नॉर्मल लाठी की तरह है। भैरव लड़ाई के लिए अपने बुज्जी को तैयार करता है जिसके लिए उसने कई सारे यूनिट्स खर्च किए होते हैं। फिर एक बाउंटी हंटर को देखते हैं जो कायरा से लड़ रहा था और वो मर गया था, लेकिन अब वो जिंदा हो जाता है। सुमति परेशान हो जाती है क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाती है अश्वत्थामा उसके पीछे आ रहे होते हैं और वो उसे माँ बुलाते हैं तो सुमति और ज्यादा परेशान हो जाती है। मगर अश्वत्थामा
कहते हैं कि आपके अंदर पल रहा बच्चा भगवान है, तो आपको माँ नहीं बुलाए तो और क्या बुलाए। सुमति कहने लगती है कि उसके साथ जो भी रहता है वो मर जाता है। अश्वत्थामा कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, और जो भी मरते हैं उनका कोई उद्देश्य होता है। इस बच्चे के जन्म से एक नए युग की शुरुआत होगी। सुमति पूछती है आखिर मैं ही क्यों? तो वो उसे कहते हैं सबसे कठिन बोझ वही उठा सकता है जिसमें उसे सहने की शक्ति हो। इस बच्चे को जन्म देना आपका धर्म है और आपकी रक्षा करना मेरा धर्म। भैरवा आखिर में शंभाला शहर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे सामने कुछ भी नहीं दिखता और वो सामने पहाड़ देखता है, लेकिन वो गाड़ी को भगाकर अंदर आ जाता है सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए, जो पूरे शहर को ढक कर रखता है वकांडा की तरह। खैर वो लड़का अपने लोगों से कहता है कि भैरव हमारे साथ है, लेकिन उसे नहीं पता कि भैरव भी यहाँ अपना काम करने के लिए आया है, क्योंकि उसे अभी भी कॉम्प्लेक्स जाना है। भैरवा उस लड़के को बेहोश कर देता है क्योंकि वो यहाँ सुमति को ढूंढने के लिए आया था। अश्वत्थामा सुमति से कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनके सामने भैरवा आ जाता है जो बिल्कुल अश्वत्थामा की तरह दिख रहा था। खैर अब दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और अश्वत्थामा बुज्जी को ब्लास्ट कर देते हैं और भैरवा को भी उसी आग में फेंक देते हैं। लेकिन इस बार भैरवा एकदम तैयार होकर आया था और वो बुज्जी को इस बार वॉर मशीन की तरह बदल लेता है। और फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि शंभाला के सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए कॉम्प्लेक्स के लोग भी अंदर आ जाते हैं। मानस उन सभी से कहता है आखिर तुम लोग पकड़े गए। अब दोनों की तरफ मतलब कॉम्प्लेक्स और शंभाला के लोग अपने अपने हथियार निकाल कर युद्ध के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एक बड़ा सा मलबा शंभाला के कुछ लोगों के ऊपर गिरने वाला था, तो भैरव उन लोगों को बचा लेता है और उसके बाद वो फिर से अश्वत्थामा से लड़ने लगता है। मरियम अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकलने वाली थी और सुमति को अपने साथ ले जाती है, मगर वो खुद बाहर रुकती है, मगर सुमति भी उसके साथ रुकना चाहती थी, वो नहीं जाती। कि तभी हम देखते हैं कि वो जहाज ब्लास्ट हो जाता है। आखिर में मानस सुमति को पकड़ लेता है। मरियम मानस से लड़ती है, लेकिन आखिर में मानस मरियम को मार डालता है और ये देखकर सुमति नीचे गिर जाती है, लेकिन अश्वत्थामा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। भैरवा भी उसकी मदद करता है सुमति को ऊपर लाने में, क्योंकि उसे सुमति जिंदा चाहिए थी। सुमति तो जिंदा बच गई। फिर अश्वत्थामा फिर से भैरवा से लड़ता है और भैरवा बेहोश हो जाता है। कॉम्प्लेक्स के लोग अश्वत्थामा को जकड़ लेते हैं और मानस सुमति को अपने साथ ले जाता है और अश्वत्थामा खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे ताकि वो सुमति को बचा पाए। कि तभी पवित्र पेड़ से एक पत्ता गिरकर भैरवा के हाथ पे गिर जाता है और अश्वत्थामा का डंडा भी, जिसे वो अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैरवा कोई आम इंसान नहीं है। उसकी शक्ति को देखकर अश्वत्थामा भी हैरान हो गए थे। आखिर में भैरवा मानस को मार डालता है और सुमति को बचाकर अपने साथ अश्वत्थामा के पास जाने लगता है, लेकिन तभी बुज्जी उसे भैरवा कहकर बुलाती है, तो भैरवा अपने होश में आ जाता है और देखता है कि वो सुमति को बचा रहा था। जैसे ही वो सुमति को कॉम्प्लेक्स ले जाने वाला था, अश्वत्थामा खुद को छुड़ा लेते हैं और वो बुज्जी को उड़ने नहीं देते, लेकिन भैरवा फुल थ्रॉटल पावर का इस्तेमाल करके अपनी बुज्जी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और अश्वत्थामा को यकीन नहीं हो रहा था कि भैरवा ने विजय धनुष का इस्तेमाल किया, जो कि महाभारत के समय कर्ण इस्तेमाल करता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखते हैं कि अश्वत्थामा को अर्जुन के प्रहार से कर्ण बचा लेता है। अर्जुन काफी खुश होता है कि उसने अपने दुश्मन को 10 कदम पीछे ढकेल दिया, जबकि उसने अर्जुन को सिर्फ 2 कदम पीछे किया। श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ साक्षात भगवान खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें पीछे किया, तो वो कोई साधारण योद्धा तो नहीं है। उसके हाथ में विजय धनुष है और वो है कर्ण, मतलब के भैरवा कोई और नहीं बल्कि कर्ण है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आखिरी सीन में हम काउंसलर बानी को देखते हैं, जो सुप्रीम से मिलने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि वो 150 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट रहने वाली लड़की लैब से भाग गई है और उसे हमें सिर्फ 1 बूंद सीरम मिला। कुछ तो है जो होने वाला है, शक्ति आने वाली है। सुप्रीम सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर थोड़ी सी ही सही लेकिन भगवान की शक्ति आ जाती है और वो वापस से थोड़े बहुत जवान दिखने लगते हैं। ये देखकर बानी कहता है 1 ड्रॉप से इतनी शक्ति, अब तो मैं खुद उस लड़की को ढूंढ कर लाऊंगा। मगर सुप्रीम यास्किन कहते हैं नहीं, मैं खुद जाऊंगा। और वो गांडीव जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, सुप्रीम उसे हाथ में उठा लेते हैं। और इसी के साथ कल की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये